नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, 4 जून तो समझो आ गया। 1 जून की लास्ट वोटिंग सामने खड़ी है। बहुत सारी चीजें घट रही हैं। मोदी जी की साधना, मोदी जी के मोदी पर अपना गांधी जी के ऊपर कमेंट्स, हर चीज वेल प्लांटेड है। कोई चीज सडन नहीं है। मुजरा वेल प्लांटेड। कुछ लोगों ने कहा कि गांधी के बारे में जो उन्होंने कहा है कि दुनिया में उन्हें कोई नहीं जानता था गांधी फिल्म से पहले, यही बात उन्होंने 16 या 17 मार्च 2022 में कही थी बीजेपी की मीटिंग में। इसका मतलब है कि हर चीज सोची जाती है, समझी जाती है, प्रोवोक की जाती है, लोगों को उद्वेलित किया जाता है, गुस्सा दिलाया जाता है। लेकिन एक बात आज मैं भी बहुत संवेदनशीलता के साथ कहना चाहूंगा कि अगर मोदी जी अभी चले गए तो जो इनके चरित्र का डाइसेक्शन होगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद लोगों में डर नहीं रहेगा कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद मैं सिर्फ एक आम आदमी के बारे में बोल रहा हूं जो किसी पद पर नहीं होगा। और जो इनका डाइसेक्शन होगा वो दुनिया देखेगी। और जिस किस्म से शब्दों से, अलग अलग शब्दों से इनको कलंकित किया जाएगा वो भी दुनिया देखेगी। तो बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी शायद दुनिया ने कभी कल्पना नहीं की होगी, जो शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अंडरवर्ल्ड की भाषा, माफिया की भाषा तो ये गुजराती कपल यूज करते ही आए हैं। इसमें तो कोई अब दो राय नहीं रह गई है। होशियारपुर के अंदर आज एक मीटिंग थी, रामलीला ग्राउंड में, और वहां शब्द क्या कहते हैं? मैं अभी चुप बैठा हूं, मैं अभी चुप बैठा हूं, जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकालकर बाहर रख देगा। तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकालकर बाहर रख देगा, ये उन्होंने आज कहा। लेकिन उसी के साथ अगर देखा जाए तो कुछ बहुत शानदार शब्द आज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहे। मैं कायल हो गया उनके उस लेटर का। जो शब्द उन्होंने कहे वो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। इससे पहले कि मैं उन शब्दों को दोहराऊं, मैं अपने जो विद्वान मित्र हमारे साथ हैं मैं उनका परिचय करवा देता हूं कि कौन कौन विद्वान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जी, स्वागत है। हमारे साथ मीनू जैन जी हैं, ओम सैनी जी हैं और डॉक्टर शुजात अली हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उस पत्र पे आना चाहूंगा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा। उसका वो हिंदी अनुवाद है। एक्चुअली वो नॉर्मली वो सब इंग्लिश में लिखते हैं। वो लेटर क्या है? मेरे प्यारे साथी नागरिकों, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अंतिम चरण के मतदान में हमारे पास लोकतंत्र और हमारे संविधान को सुरक्षित रखने का, एक निरंकुश शासन को खत्म करने का अंतिम मौका है। पंजाब और पंजाबी योद्धा हैं। हम अपने बलिदान की भावना के लिए जाने जाते हैं। हमारा सद्भाव, सौहार्द और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहज विश्वास हमारे महान राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। आगे कहते हैं, मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक चर्चा को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। मोदी जी ने काफी घृणास्पद भाषण दिए हैं जो पूरी तरह से विभाजनकारी हैं। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पद की गरिमा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम किया है। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इतनी घृणित, इतनी असंसदीय और इतनी निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मुझे लेकर भी कुछ गलत बयान दिए। मैंने अपने जीवन में कभी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया। यह भाजपा का विशेष अधिकार और आदत है। आगे कहते हैं, पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब के 750 किसान शहीद हुए हैं। किसान लगातार महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर इंतजार करते रहे। इन पर सरकार ने हमले करवाए। किसानों को संसद में आंदोलन जीवी और परजीवी कहा। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 10 सालों में किसानों की आय कम हुई। कांग्रेस के जो न्याय पत्र है उसकी भी बात की और कहा कि नोटबंदी, गलत जीएसटी लागू और खासतौर से कोरोना में लॉकडाउन की स्थितियां हुई
वो भी कहा और कहा कि मोदी के 10 साल में जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो 10% से 6% से कम थी, जबकि कांग्रेस और यूपीए यानी कि इनके खुद के काल में लगभग 8% थी। तो ये बातें उन्होंने अपने लेटर में कही हैं। इस लेटर ने अब इस समय पूरे इंडिया में सेंसेशन पैदा किया हुआ है और इसके साथ ही फिर से तमिलनाडु के अंदर वो कैंपेन शुरू हो गया मोदी के कन्याकुमारी जाने से, गो बैक मोदी पूरे फुल ब्लोन है। वही काले गुब्बारे और हर जगह गो बैक मोदी के नारे लग रहे हैं। ये आज की एक संक्षिप्त भूमि जो मैंने आपको बताई और खास तौर से उसमें मनमोहन सिंह का लेटर जो इस टाइम वाइब्रेट कर रहा है और मुझे लगता है कि अब टॉप ट्विटर ट्रेंड्स में से वो भी एक आना शुरू हो रहा है इस समय। कम से कम एक जेंटलमैन ने मोदी जी को इस ढंग से ब्लास्ट तो किया और मैं समझता हूं कि उनका ये जेंटलमैन लाइक जो लेटर है, इसकी जो कंपन है दूर तक महसूस किए जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो शरीफ आदमी होता है, जो विवेक पूर्ण व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो कुछ ही शब्द कहता है लेकिन उनके वो कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रण देता हूं ओम सैनी जी को आपको। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर शुजात अली भी जुड़ गए हैं, स्वागत है। ओम सैनी जी, मैं पहले आपके पास आता हूं। जो शब्द उन्होंने धमकी के अंदाज में कहे कि जो खासतौर से होशियारपुर के अंदर, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं अभी चुप बैठा हूं, जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकाल कर रख देगा। मुझे शर्म आई कि ये तो गली के गुंडे होते हैं या कुछ छुट भैये होते हैं या अंडरवर्ल्ड या माफिया होता है, वो ऐसे यूज करता है शब्द सर। भारत का प्रधानमंत्री ऐसे शब्द यूज नहीं करता सर, नहीं करता सर। ये दिक्कत है। मोदी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे, इसके संकेत यहां से निकल रहे हैं और देश में 140 करोड़ लोग इस बात को जान चुके हैं कि मोदी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेगा, यानी कि शांति से सत्ता का हस्तांतरण भी नहीं होगा। अब ये तय हो गया है। ओम सैनी जी। ओम सैनी जी, लगता है कुछ नेट की प्रॉब्लम है। मैं यही प्रश्न लेके मीनू जैन जी आपके पास आता हूं। अनम्यूट कर लीजिए मीनू जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, सॉरी। देखिए, आपने जो प्रधानमंत्री जी के जैसा भी एक स्टेटमेंट का हवाला दिया, एक क्या दो स्टेटमेंट आपने हवाला दिया है, उसमें जो कह रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 7 पीढ़ियों का हिसाब बता दूँगा और ये मतलब एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है, कहावत है ना कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मतलब मोदी जी क्या बताएँगे, अपने गिरेबान में झाँक के देखें ना। इनके बारे में इनको यूरोप और अमेरिका समेत कितनी कंट्रीज ने इनका वीजा नहीं दिया था इनको, जब तक ये मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। ये इनको अब अमेरिका गए या दुनिया में गए अगर ये, तो एज अ पीएम ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के को वीजा दिया गया। वो नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया गया था, अगर ये गए भी हैं तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं और किस मुंह से दूसरे की आलोचना करें और किस मुंह से किसी की आप 7 पीढ़ी का हिसाब खोल के बता देंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि किसको कह रहे थे, किसको धमकी दे रहे थे। तो जिनको अगर आप दे रहे हो धमकी, जो इनका फेवरेट टॉपिक है गांधी परिवार, तो उसकी 7 पीढ़ी का हिसाब सबको पता है कि कहाँ से वो पीढ़ी शुरू हुई है और आज तक कौन सी मेरी का 7वीं होगी वो ये पीढ़ी जो आज चल रही है। पर इन्होंने तो अपनी पीढ़ी खत्म कर दी, अपनी माँ को भी त्याग दिया इन्होंने तो। ये तो जी, कहता मैं तो जी, ऊपर से पैदा हुआ, बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ। तो इनकी तो जी, पीढ़ी का ही नहीं पता सर, ये दिक्कत जी, है। जी, 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 हाँ, बिल्कुल। तो दी और आप ऐसा व्यक्ति क्या किस मुँह से कह रहा है पीढ़ियों को कोस रहा है। इनफैक्ट आपने एक चीज़ देखी होगी, इनके सारे जो इनकी जितना भी आज तक मैंने इनके भाषणों को और जिस तरीके की भी सुना है जितना भी, उसमें एक तो परिवारों को लेके और इस तरीके की जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ है, कुटुंब को लेके ये गंदी-गंदी बातें बोलते हैं। शायद इनको चिढ़ है बहुत ज़्यादा परिवार नाम की संस्था से। क्योंकि ये किसी भी परिवार को बख्शते नहीं है और उसके लिए जितनी भी गंदी से गंदी अभद्र टिप्पणियां, भाई आपको परिवार नहीं बनाया आपने, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन जिनके दूसरों के परिवार हैं, जिनकी पीढ़ियां हैं, आप उनको तो अपशब्द मत कहिए। और आपको ये अधिकार प्रधानमंत्री होने के नाते किसने दिया कि आप परिवारों को और पीढ़ियों को कोसे। अब पीढ़ियां नहीं होती और परिवार नहीं होती तो आज ये हिंदुस्तान जो खड़ा है आपके सामने, जिसके ऊपर आप राज कर रहे हैं, ये यहाँ मौजूद होता क्या? आपकी तरह की सब लोग ही परिवार त्याग देते तो। ठीक है, आपने परिवार को त्याग दिया, पत्नी त्याग दिया आपने, वो एक आपका निजी फैसला था। लेकिन आप इस उसको लेके और दूसरे के 7-7 पीढ़ियों का हिसाब आप खोलने के लिए चले हैं, धमकी दे रहे हैं।
और क्या देंगे आप धमकी? सबको सबका हिसाब पता है, सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको वो धमकी दे रहे हैं, सबका हिसाब सबको पता है। और पब्लिक ने अब डिसाइड कर लिया है कि आप ठीक है, आप धोखे से आ गए, आपको एक लार्जर देन लाइफ, आपको एक बेकार बेवजह एक कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर, एक महामानव के तौर पे पेश कर दिया गया है, जिसपे मीडिया की और कॉर्पोरेट की बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब जिन्होंने पैसा लगा पानी की तरह बहाया मोदी को महामानव सिद्ध करने में, विश्व गुरु, और वो इतना विश्व गुरु और महामानव बन गया कि आज उसको ये वहम होने लगा कि मैं ही भगवान हूं। तो ये चीजें कल तो मैं तो अभी वो परिदृश्य कल्पना करके मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या दृश्य पैदा होगा इस देश के अंदर, जो लाइव दिखाया जाएगा कन्याकुमारी से। प्रोबेबली हो सकता है कि कोई रोशनी उतरते हुए दिखा दे कि मोदी जी ध्यान मग्न है और कोई रोशनी उनके ऊपर अवतरित हुई और मोदी जी को एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में बोलते हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, एब्सोल्यूट नॉलेज। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ध्यान से उठे और फिर उन्होंने जो बोलना चालू किया, तो पब्लिक ने सोचा कि भाई वास्तव में अवतरण हो गया है देव ईश्वर का। आज तो कुछ नहीं पता है दिनेश जी कि ये व्यक्ति किस हद तक जा सकता है अपने महिमा मंडन में। अपने आप ही महिमा मंडन करते रहते हैं। आप इनके जितने इंटरव्यूज आए हैं अब पिछले दिनों में, बता रहे हैं 40 से ऊपर इंटरव्यूज दे चुके हैं ये, उसपे आप देख लीजिए कोई भी इंटरव्यू ऐसा है जिसमें कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेतुकी बातें और निम्न स्तर की बातें, हर इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल है इनका। और उसमें कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई एक प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहा है, जिस तरीके की भाषा ये उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और गांधी को लेके तो अब बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत भद पिट चुकी है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, आईटी सेल है, जो वो कहाँ है इस बारे में? जो गांधी के ऊपर मोदी ने बोला है उसके बारे में मैं आईटी सेल अमित मालवीय का राय जानना जरूर चाहती थी, और इनके ट्रोल्स की राय कि क्या है, वो बोले, बताए मोदी जी। तो मोदी जी जो है, और अब देखिए शायद 2014 का जमाना होता तो शायद इस वाक्य को भी बिल्कुल भ्रम वाक्य मान लिया जाता कि गांधी फिल्म बनने से पहले महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं था। लेकिन आज जो है जिस तरीके की मोदी जी को बैकलैश आया, मतलब इतनी, मेरे ख्याल से आज तक देश के अंदर मोदी की इतनी आलोचना नहीं होगी जितनी की इस सेंटेंस के ऊपर हुई है। आपने एक एक महापुरुष, वो असल में तो वो है अवतारी पुरुष। उन लोगों ने किया है देश के लिए कुर्बानियां, उन्होंने किया है काम देश के लिए। लेकिन आपको क्या है, क्योंकि आपको सजा सजाया सब थाली में मिल गया, आपको गुजरात भी सजा हुआ थाली में मिल गया। दिनेश जी आपसे बेहतर कौन जानता है, गुजरात तो पहले से ही प्रॉस्पेरस स्टेट था इंडिया का। इनको तैयारशुदा स्टेट मिल गया, उसके मालिक बन के बैठ गए, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को ही होना था, इंडस्ट्रियल स्टेट था। और नाम इनके हो गया कि भाई मोदी जी की गुजरात मॉडल। और उस गुजरात मॉडल में जो 2002 में निकल के आया वो सारी दुनिया ने देखा। तो मोदी जी के नाम तो ये लिखा हुआ है। और आज जब 2004 के नतीजे आएंगे जिसकी जैसी उम्मीद की जाती है, तो वो गुजरात मॉडल के ऊपर ही स्टैंप लगेगी इनकी, इन्होंने जो किया था 2002 में, और उसकी चर्चा सबसे पहले होगी। जी।